हाय गाइस, मैं हूं मुराद और आप देख रहे हैं करंट इन्फो पोर्टल। आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स क्यों कर रहे हैं, क्या क्या इसमें बात की जाएंगी आगे। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स गो गोइंग। आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, इनके बारे में प्रायर डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिए थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है अभी तक और आगे होने वाले फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जानते हैं प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, इसके इम्पैक्ट क्या हैं, मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, शुरू करें हमारी वीडियो काफ़ी जोश और उत्साह के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें जो दी जाती है 11वीं-12वीं की इकोनॉमिक्स में, या फिर जो नॉर्मल भाषा में कहें अगर हम, तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी का एक पार्ट या पूर्ण उसका होल पार्ट एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दे देना, यही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। अगर हम अदर ऑफिशियल डेफिनेशंस में जाएं तो इसका प्रॉपर मतलब बनता है ट्रांसफरिंग करना ओनरशिप को, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना प्राइवेट सेक्टर को, जो कि पहले कभी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज़ में थी। ये स्टेप लिए गए थे 1991 में और उनसे पहले, ताकि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे इसी में हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जिसमें अपनाया गया था। ये 3 LPG के बारे में आप जानते होंगे, उन्हीं से रिलेटेड हैं, उन्हीं में हमने प्राइवेटाइजेशन का नाम सुना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन चल क्या रही है, क्या इस पर गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला लिया है। तो अभी इंडिया लुक कर रहा है प्राइवेटाइज़ करने के लिए कि अभी जितने बैंक हैं उनमें से आधे से ज़्यादा स्टेट ओन बैंक्स को हम प्राइवेटाइज़ करेंगे और सिर्फ हम गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स को 5 या 4 तक सीमित रखेंगे। यही अभी तक की पॉलिसी बात चल रही है इसी पे। और जो इसमें जो स्टेजेस हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या किया जाएगा, जो मेजॉरिटी स्टेक्स हैं, जो शेयर होल्डिंग्स हैं बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, इनकी जो स्टेक्स हैं उनको बेचा जाएगा पार्शियली, क्योंकि अब डीमर्जिंग का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने मना कर दिया था पिछली बार कि अब कोई भी बैंक मर्ज नहीं होगा, कोई भी बैंक में विलय नहीं होगा, एक दूसरे में 2 बैंक नहीं जुड़ेंगे अब। तो अब बस एक ही रास्ता बचता है कि इनको पार्शियली या होली सेल कर दिया जाए। अभी सिर्फ आइडिया है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम सिर्फ 4-5 गवर्नमेंट बैंक ही रखें, 4 to 5 ही काफ़ी रहेंगे, बाकी सबको हम प्राइवेटाइज़ कर दें एट प्रेजेंट में। पर इसके बारे में हमारी फिनेंस मिनिस्टर जो भी निर्मला सीतारमण है, उन्होंने कोई भी कमेंट देने से इनकार कर दिया गया है। उनका कहना है कि अभी इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स का इंटरव्यू एक आर्टिकल जो छपा है वो देख सकते हैं। मैं इंटरव्यू बोल गया, पर ये द इकोनॉमिक्स टाइम का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है बैंक प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे इंडिया प्लान कर रहा है रिड्यूस अप करने के लिए स्टेट ओन्ड लैंडर्स, यानी जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक्स हैं, उनको हम जस्ट 5 तक लाकर छोड़ देंगे। मतलब 5 होंगे सिर्फ बैंक्स आने वाले समय में, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, जो सोर्सेज कहा जा रही हैं। आप यहाँ पे नेशनल हेराल्ड का भी एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा गया है गवर्नमेंट सेट टू प्राइवेटाइज मोर देन हाफ ऑफ 12, मतलब 12 जो अभी मेन जो बैंक्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा को वो लोग प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, और करीब 4-5 ही अपने पास रखेंगे, बाकी सबको इन्हें प्राइवेटाइज करने पर जोर दिया जा रहा है, या तो इन्हें इनका पार्ट जो है, जो शेयर्स हैं इनके, उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये क्या क्यों जा रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एफिशिएंसी यानी कुशलता को बढ़ाना हमेशा से एक मुख्य उद्देश्य रहा है सरकार का, और प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण जिसे कहते हैं, इसमें काफ़ी सहायक है ये। साउथ एशिया में इंडिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद, जो जिसके पास एक ह्यूज फाइनेंशियल सिस्टम है। मतलब कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो इसका अर्थ ये है कि जो इंडिया के पास हम जो फाइनेंस सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा है, और वेराइड कंपनीज़ हैं हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास फिनेंस कैपिटल में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इन्वेस्ट कर रही हैं, और बड़ी मार्केट है साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में। अब हम बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। पहले तो हम बात करें कि गवर्नमेंट इसमें करेगी क्या। तो गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइजेशन के द्वारा पैसा कमाने यानी मनी रेज करने पर काम करेगी।
ताकि गवर्नमेंट जो है वो मोर एफिशिएंटली यानी अच्छे कुशलतापूर्वक द्वारा अपने कार्य को कर सके, जो इनके मेन काम हैं, जो इनके मेन प्रोजेक्ट्स हैं, जो कोर कंपनीज़ है। कोर कंपनीज़ का मतलब यहाँ पे उन सेक्टर्स पे है जिनमें गवर्नमेंट ठीक काम कर सकती है, बाकी कंपनीज़ यानी प्राइवेट सेक्टर को वो काम नहीं दिए जा सकते। इन्हें कोर कंपनीज़ कहा जाता है। नॉन कोर कंपनीज़ वो हो गई जिनमें अन्य दूसरी कंपनीज़ भी भाग ले सकती हैं। तो कई कमिटीज़ और आरबीआई का भी खुद कहना है कि भारत में 5 से ज़्यादा बैंक नहीं होने चाहिए जो सरकारी हों। मतलब बात साफ है, यहाँ पे सेवरल कमिटीज़ ने कह दिया है कि, और आइडिया भी दिया है, तो इसमें फिनेंस मिनिस्टर ने की तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, परंतु ये जल्दी आ सकता है कि हम 5 से ज़्यादा सरकारी बैंक्स को अलाउ नहीं करेंगे। उन सब कोई असेट्स को यानी उनकी संपत्तियों को बेच दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वहाँ से थोड़ा पैसा भी कमाया जा सके और उन पैसों को मेन काम के लिए कोर जो इनकी कंपनीज़ हैं उनमें पैसा लगाकर काम करवाया जा सके कुशलतापूर्वक। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट ने पहले शुरू में 10 बैंकों को मर्ज कर दिया था 4 बड़े बैंकों में, जो कि पिछली नोटिफिकेशन आई थी उसके ऊपर अपनी सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसके बारे में, या फिर और जानकारी के लिए हम एक नई वीडियो भी बना देंगे अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब कोई भी मर्जर नहीं होगा। मतलब कोई भी बैंक जो हैं सरकारी बैंक, उनमें कोई भी विलय नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उनको डी इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं जब हम कोई भी संपत्ति, सरकारी संपत्ति प्राइवेट सेक्टर को बेची जाती है, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अब वो बात कर रही हैं जो अनमर्ज बैंक रह गए हैं, जो मतलब अब जो जिनका विलय नहीं हुआ है और जो बैंक अभी भी रह रहे हैं, जिनको नॉन कोर कंपनीज घोषित कर दिया है सरकार ने, उनको अब प्राइवेट प्लेयर्स बनाया जाएगा। मतलब प्राइवेटली प्लेयर्स उन्हें चलाएंगे अब, और प्राइवेटली वो सारे काम होंगे। बस सरकार को यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करना है, अपना पैसा कमाना है और अपने कोर कंपनीज पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं ये होगा कब, ये डीमर्जर जो अभी बताया गया हमारा कि डिसइन्वेस्टमेंट जो होगी वो कब होगी। तो इस साल तो गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मार्केट में कंडीशन है वो हमारे अनफेवरेबल कंडीशन चल रही हैं। अनफेवरेबल मतलब कि हमारे लिए सही नहीं होंगी। इस वक्त कोई भी बड़ी कंपनी यानी प्राइवेट सेक्टर की कोई बड़ी कंपनी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना ही वो इन्वेस्ट करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है पहले ही इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बैड लोन्स हो चुके हैं। बैड लोन्स का मतलब ये है कि लोग पैसा तो ले लेते हैं पर उन्हें चुकाने में असमर्थ होते हैं। और जैसा कि पहले ही एक वॉर क्राइसिस चल रहा था, और फिर साथ में पैंडेमिक आ गया कोविड-19, जिसकी वजह से बैड लोन्स जो हो गए हैं डबल हो गए हैं। और इंडियन बैंक्स ऑलरेडी हैड 9.35 ट्रिलियन रुपीज़, मतलब करीब 124 बिलियन यानी 124 अरब डॉलर रुपए के लोन अभी भी बाहर हैं, जो कि 9.1% है उनकी टोटल असेट का, जो अभी भी नहीं चुकाया गया है, जो एक तरह से बैड लोन है। मतलब आप समझ लीजिए कि करीब बैंकों का 124 अरब रुपया मार्केट में अभी भी फंसा हुआ है, जिसे निकलवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है काम। इसीलिए कोई भी प्राइवेट कंपनी अभी पैसा इन्वेस्ट करने से हिचकिचाएगी। तो गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नियरली $20 बिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने इन बैंकों में, ताकि या इसकी इतनी ही रुपए की उन्हें सहायता दी जाए, उनको छूट दी जा सकती है या फिर अन्य तरीके से इंसेंटिव दिए जा सकते हैं ताकि वो लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएं। नहीं तो इस साल तो ये होना बहुत ही मुश्किल है। आप नेक्स्ट आर्टिकल भी देख सकते हैं इनका, यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स टाइम का एक और आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बता रखा है गवर्नमेंट अनलाइकली टू गो फॉर प्राइवेटाइजेशन इन पीएसबी दिस फिस्कल ईयर। मतलब इस लाइन को अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो ये गवर्नमेंट अभी बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी, ना ही वो इसमें कोई स्टेप लेगी अभी हाल फिलहाल में इस फिस्कल ईयर में। फिस्कल ईयर का मतलब है जो अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक जाएगा, उसमें अभी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जाएगा। अब पीएसबी का मतलब है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है। तो इन बैंकों को भी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, सिर्फ बात चल रही है, इन पे सजेशन लिए जा रहे हैं। आरबीआई से सेवरल कमिटीज़ बैठाई गई हैं। नाउ विल सी मार्केट पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। आप जैसा कि पहले बता चुका था मैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, सेल कर देगी मेजॉरिटी स्टेक्स। मतलब जो इनके जो शेयर्स हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, पंजाब एंड सिंध बैंक, जो 8 बैंक, जो करीब 6 बैंक मैंने अभी बताए थे, उन सभी के लगभग शेयर्स सेल करेगी। तो हो सकता है इनके शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आए या
मार्केट में काफ़ी उछाल गिराव देखा जा सकता है, सेंसेक्स और निफ्टी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है इसका। और दूसरी बात, जो राइजिंग बैड लोन जो भी बताए थे, एनपीए जो होते हैं, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये वो असेट्स होते हैं जो एक तरह से ये बैड डेट्स होते हैं। बैड डेट्स का मतलब है कि जब कंपनी, एक बैंक लोन देता है किसी को और वो उसे रिकवर नहीं करवा पाता, इसे एनपीए कहा जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं अभी। तो ये इससे इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी पे। हमारी इकोनॉमी काफ़ी डाउन जा रही है इस टाइम में, और ये एक्शन डेफर्ड किया जा सकता है। डेफर्ड मतलब होता है कि अगले साल के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है इसको, इस पूरे पॉलिसी को। कोविड-19 पैंडेमिक सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी जगहों पे भी आया है, उनसे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ा है। इसने सिर्फ हॉल्ट ही नहीं किया है प्रोसेस को, मतलब कि प्रोसेस को रोका ही नहीं है और इसको बढ़ने से भी रोक दिया है। मतलब इसको आगे, इसकी प्रोसेस रिकवरी भी रोकी है, साथ में इसका प्रोसेस भी रोक दिया है। मतलब आप इसकी बात को ऐसे समझ सकते हैं कि इसने आपको एक तरह से घायल भी किया है और आपको ठीक भी नहीं होने दिया। इसका एग्जाम्पल समझ लो, ये एक नॉन एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। इम्पैक्ट की तो हमने बात कर ली कि गवर्नमेंट अभी इससे सेल करेगी, सेल से वो पैसा जनरेट करके अपने कोर कंपनीज में लगाएगी, पर इसके एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं वो बड़ी बात है यहाँ पे। तो बिगेस्ट इम्पैक्ट जो देखा जा सकता है वो देखा जाएगा वो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना और भी कई सारी स्कीम निकाली गई थी, सुरक्षा बीमा योजना, उन सारी स्कीम्स का अब क्या होगा, क्योंकि वो तो सरकारी बैंक्स में ही थी, जो नेशनलाइज बैंक थे, जो नेशनलाइज बैंक, जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था वो किया गया था 1969 में, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है अभी। तो हमसे जुड़े रहें, अपडेटेड रहें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। बाकी हम बात करते हैं कि बिगेस्ट इंपैक्ट जो अभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे पड़ने वाला है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और अदर्स जो स्कीम्स है इससे ही रिलेटेड, उनका क्या होगा। तो देखिए, प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य ही उनका मेन मोटिव होता है और वो काम उसी के लिए करते हैं। तो इन सब चीज़ों को वो रोक सकते हैं या फिर इन पे कुछ चार्जेस लगा सकते हैं और इनको प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाने के लिए वो काम करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें इंटरफेयर करे, फोर्स करे या फिर कस्टमर्स को कुछ ऐसी छूट दिलवा दे तो ही कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो करीब करीब ये स्कीम्स बंद हो जाएंगी, इनका कोई फायदा नहीं रहेगा। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो रूरल ब्रांचेस पे पड़ेगा। जो रूरल ब्रांचेस है, मतलब जो ग्रामीण इलाकों में, क्षेत्रों में जो इनके ब्रांच होंगे इन बैंक्स की, उनको शट डाउन किया जा सकता है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है काफ़ी लिटिल होता है, मतलब काफ़ी कम होगा इनका प्रॉफिट में जो इनका कंट्रीब्यूशन होता है बहुत ही कम होता है। तो इनको बंद किया जा सकता है या फिर उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है एक तरह से। और कस्टमर को सर्विसेज भी चार्जेबल की जा सकती हैं, जैसे कि SMS सर्विसेज थी और भी कई सर्विसेज जो गवर्नमेंट बैंक प्रोवाइड करवाते थे, उनके लिए चार्जेस लिया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ जो है, जो अनवर्दी हो सकते हैं, जिन्हें अभी सरकारी बैंक्स में काम मिल रखा था हैंडीकैप कोटे से या किसी भी कोटे से, तो उनको अनवर्दी मानकर ये कंपनीज उनको निकाल भी सकती हैं ताकि अपनी कॉस्ट कम कर सकें और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो इससे एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। स्मॉल बैंक्स खासकर जो है उनको ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स के सामने, कि वो काम कैसे करेंगी, वो कैसे अपना फिस्कल डेफिसिट पूरा कर पाएंगी, कैसे अपने NPA जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको रिकवर कराना, उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है ये। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं। और हमें कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम आपके सजेशन का इंतजार करते हैं ताकि हम आगे अपनी वीडियो में वो निखार ला सकें। तो दैट्स ऑल गाइज, आई एम मुराद एंड यू आर वॉचिंग करंट इन्फो पोर्टल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।